नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रीन टीवी के कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, पूछे अपना सवाल में आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं खेती बाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल का जवाब, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर जी.सी. श्रोती जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कॉलर से, विवेक कुमार जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, विवेक कुमार जी बात कर रहे हैं जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी मैम। सर, आपका सवाल आया था। हाँ जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं वो गुलाब के उसके बारे में जानना था। सर, गुलाब के बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? मतलब इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहता हूँ मैं। अभी तक इसकी मुझे कोई नॉलेज नहीं है तो। अच्छा विवेक जी, ये तो आपने अच्छा निर्णय लिया कि खेती में विविधीकरण करते हुए आप फूलों की खेती करना चाहते हैं और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है जो आम फसल लेते हैं उसके मुकाबले। तो सबसे पहले जब आप गुलाब की खेती करना चाहते हैं तो आपको आसपास ये देखना होगा कि कलम कहाँ से मिलेगी इसकी। या तो आप अपनी नर्सरी लगाएं या किसी नर्सरी से इसके कलम लें। तो पहले तो वो देख लें। उसके बाद जब हम ये हमारा निश्चित हो जाए कि हमको कलम मिल रही है और हम लगाएंगे, तो अभी से हमें ख़ास करके मई महीने में ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हम गुलाब लगाने के लिए खेत में गड्ढे खोदें। तो लगभग हमें 2 फीट लंबाई चौड़ाई गहराई के गड्ढे खोदने होंगे और उनको कुछ समय तक खुला रखना होगा ताकि ज़मीन में उसमें धूप से वो पूरा और हवा से ठीक हो जाए गड्ढा। उसमें जो भी कोई कीटाणु जीवाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है ना। तो गड्ढे खोदने का काम और नर्सरी अपना तैयार करने का काम। और आपने ख़ास करके देशी गुलाब लेने की सोची है तो देशी गुलाब की नर्सरी आम तौर पे काफ़ी जगह मिलती है, तो उसको तैयार कर लें। या फिर आप बरेली में ही अपने जो बागवानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी संपर्क कर लें। सरकार की कोई नर्सरी है वहाँ से कुछ मिल सकता है क्या? अच्छा, ये आपके यहाँ आंवला में इफ़को के जो कारखाने हैं उसके सामने भी उन्होंने कुछ नर्सरी लगाई है, वहाँ भी पता कर लें कि उनकी नर्सरी में गुलाब है या नहीं है। क्योंकि बीज का प्रबंध और ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार ही बीज है। खेती जो आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो कलम होनी चाहिए जिसको आप रोपेंगे, तो सबसे पहले वो करना ज़रूरी है। ठीक है जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, शंकर लाल जी से, जो कि पश्चिम बंगाल में रहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, शंकर लाल जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। अच्छा जी, नमस्कार। सर, आपका सवाल आया था। हमारा सवाल था, एक तो अब पेड़ हो गई, परसेंटाइल की कमती हो गई। आम जब छोटे से गिर जाते थे जी। अभी थोड़ा कमती हुआ है, लेकिन 1-2 करके अभी भी गिरते हैं। तो इसका एक तो, और एक था कि गमले की मट्टी थोड़ी बदली करते हैं। ऊपर की मट्टी निकाल के, जो 100 गाछ है, छोटे छोटे गाछ है गमले में उनकी, तो वो पुरानी मट्टी व्यवहार कर सकते हैं या नहीं? शंकरलाल जी, दोनों प्रश्न आपके बड़े वाजिब हैं। पहला मैं छोटे गमले की मिट्टी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, हाँ, आप उसको वापस काम में ले सकते हैं। लेकिन जब भी हम गमले की मिट्टी में पौधा उगाते हैं, इसका मतलब यह है कि उसमें से कुछ पोषक तत्व तो हमने निकाल लिए हैं जो पौधे में गए हैं मिट्टी में से। तो जब आप वापस मिट्टी को लगाएं तो उसमें थोड़ा सा देशी खाद फिर मिला दें, तो वो उपजाऊ रहेगा। और उससे पहले अगर इसको थोड़ी धूप दिखा दें तो कोई अगर फफूंद वगैरह कोई वैसे तो नहीं हुई होगी,
लेकिन अगर हुई है तो वो भी नष्ट हो जाए। तो अगर उसको धूप में सुखा दें मिट्टी को, और उसके बाद फिर भरने से पहले उसमें थोड़ा अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद या और कोई कंपोस्ट खाद मिला दें, तो उसकी उर्वरकता, जो उसका उपजाऊपन है मिट्टी का, और उसका भुरभुरापन है मिट्टी का, जो जड़ों को बढ़ने के लिए आवश्यक है, वो बना रहेगा। हाँ जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, डॉक्टर दिनेश जी से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, हेलो। डॉक्टर दिनेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी। हाँ जी। सर, आपका सवाल आया था, आप मशरूम की खेती के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। जी सर, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। तो ट्रेनिंग कहाँ पे मिलेगी? गुजरात में कहीं पे है मालूम आपको? हाँ दिनेश भाई, कहाँ से हैं आप गुजरात में? महसाना डिस्ट्रिक्ट है। महसाना से हैं। तो दांतीवाड़ा में आपका कृषि विश्वविद्यालय है, हाँ जी। पालनपुर में। और वहाँ पे नहीं है। पालनपुर के पास दांतीवाड़ा, बनासकांठा हाँ, जिले में। देखा। हाँ, तो वहाँ संपर्क करेंगे तो ये प्रशिक्षण आप ले सकेंगे। आप और महसाना में भी कृषि विज्ञान केंद्र होगा। हाँ। अच्छा, महसाना में कलोल में इफ़को का एक संस्थान है। कलोल में? कलोल में जो उनका यूरिया का कारखाना है ना, इफ़को वालों का। हाँ, इफको वालों का। हाँ। तो वहाँ पर एक संस्थान है जहाँ वो कृषि में कई तरह के प्रशिक्षण देते हैं। बराबर। तो उनसे भी संपर्क कर लें। मशरूम का वो कब, मशरूम की खेती पे कब प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तो वो आपको वहाँ भी दे सकते हैं। तो आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र है जिले में, महसाना में, वहाँ संपर्क कर लें। कृषि विभाग में संपर्क कर लें, इफ़को कलोल में संपर्क कर लें, या फिर आप दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में संपर्क कर लें। ये सब लोग आपको अधिक से अधिक जानकारी मशरूम की देंगे, दे सकने में समर्थ हैं। और कई तरह के इसमें प्रशिक्षण हैं, एक ही दिन का नहीं होगा, क्योंकि इसमें कंपोस्ट बनाना, जो बिछावन बिछाते हैं मशरूम की खेती के लिए, वो तैयार करने का प्रशिक्षण होगा। उसके अलावा जो मशरूम उगाना चाहते हैं उसका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद मशरूम के व्यापार बाजार का प्रशिक्षण, और उसमें कोई मूल्यवर्धन कर सकते हैं तो उसका भी प्रशिक्षण होगा। तो आप इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसमें समय लगेगा, एक तरह से 30-45 दिन, तो अगर खुले में अगर आप कंपोस्ट बिछावन बिछा रहे हैं मशरूम के, तो उतना समय लग जाता है। तो एक लंबी प्रक्रिया है ये। तो देख लें, 7 दिन का भी प्रशिक्षण होगा, कहीं 2 दिन का भी होगा। छोटे छोटे टुकड़ों में प्रशिक्षण ले सकते हैं या एक साथ ले सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हमने पूछना चाहा था कि वो जो लौकी के प्लांट लगाए हैं हमने जी, तो उसमें वो फल तो आ रहे, कम से कम 1 इंच के होके काले पड़ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, आशा जी से, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो, आशा जी बात कर रही हैं? जी हाँ। नमस्कार मैम, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी हाँ, बोलिए बोलिए। मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू, बोलिए। मैम, आपका सवाल आया था, जी, आप क्या जानना चाहती हैं, पूछे अपना सवाल। हमने पूछना चाहा था कि वो जो लौकी के प्लांट लगाए हैं हमने जी, तो उसमें वो फल तो आ रहे, कम से कम 1 इंच के होके काले पड़ जा रहे हैं। और अदरक का प्लांट हमने लगाया है उसका। जी। अदरक में रूट्स आ गए हैं, लगाने के बाद वो 1 हफ्ते तक तो सही चलते हैं, फिर उसके बाद फिर वो सूख जाते हैं। जी मैम। अच्छा आशा जी, सबसे पहले धन्यवाद कि आप खेती कर रहे हैं अपने छत पे और अपनी उत्सुकता दिखा रहे हैं इस तरह से सब्जियां उगाने में। थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसको आप लौकी का फल कह रहे हैं, घिया का, वो वास्तव में फल नहीं है। जी जी।
आप देखते हैं ना कि फूलों में आसपास मधुमक्खियां या तितलियां मंडराती रहती है खेतों में। अब आपने अपने वातावरण में तो मधुमक्खियां और तितलियां वगैरह नहीं है कि वो फूल पे परागण कराएं। तो आप जो देख रहे हैं वो वास्तव में मादा फूल है जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो फल नहीं बना है। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। थैंक यू। जी सर, हम अगर आज की महिलाओं की बात करें तो वो किचन गार्डनिंग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हैं। तो जिन महिलाओं को किचन गार्डनिंग के बारे में नहीं पता है वो किस तरीके से जो है वो जैसे आशा जी की तरह ही कुछ सब्जियां अपने छत पे उगा के और उसका घर में इस्तेमाल कर सकती हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर घर के साथ ज़मीन हो। जी जो हमारे कस्बे हैं वहाँ तो थोड़ी ज़मीन घर के साथ मिल सकती है, तो वहाँ क्यारियाँ बना करके हम किचन गार्डन अपना तैयार कर सकते हैं। जी लेकिन आशा जी जैसे छत पे कर रही जी। हैं तो वो एक सुविधा है। यहाँ तक कि आप बालकनी में लगा सकते हैं जी या हर जगह आप अपने जगह का उपयोग करते हुए सब्जी ज़रूर लगा सकते हैं, उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। जी सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमसे फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाल ही में हमारे पास ईमेल के ज़रिए संदीप जी का एक सवाल आया है। इन्होंने अपनी फसल की तस्वीर हमें भेजी है और सर ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्लांट्स की तस्वीर भेजी है और इन्होंने कहा है कि ये जो है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और उसका जो है वो किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। इनफैक्ट इन्होंने लोकेशन नहीं भेजा अपना कि ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ये बता दें कि जी। वो दोस्तों, आप अगर कोई भी सवाल पूछते हैं तो अपना पूरा नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना लोकेशन और अपना सवाल ज़रूर भेजें, जिससे कि आपको समय पर अपने सवालों के जवाब हमारे थ्रू आपको मिल पाए। पर ये अच्छी बात है कि इन्होंने एक चित्र भेजा है। जी एक तो इस पे आप देख रहे हैं पत्तों पे सफ़ेद सी धारियाँ सी चल रही हैं, जैसे इनका हरा पदार्थ क्लोरोफिल खाया हुआ है। जी तो ये एक लीफ माइनर के कारण है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि पत्तों पे धब्बे हैं, तो ये एक अंगमारी रोग है। तो दो तरह के, एक कीड़ा भी है और एक बीमारी भी है। जी तो दोनों का नियंत्रण हमें करना है। तो बावेस्टीन का अगर 0.1 यानी 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल के हिसाब से छिड़काव करें, तो ये अंगमारी रोग के लिए बात हुई। और दूसरा जो हम कहते हैं जो लीफ माइनर का प्रकोप हो रहा है, उसमें रोगोर ले लें या इमिडाक्लोरोपिड ले लें, कोई भी कीटनाशी दवा ले लें। तो नीम ऑयल भी चल सकता है। अगर हमें जैविक कीटनाशी लेना है तो कोई भी कीटनाशी दवा लेके उसका छिड़काव करें तो नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये तो हमें बीमारी और कीड़े दोनों का, और सारे किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा आरंभ में ही अपना ले लें प्रिकॉशन, जी तो अच्छा रहेगा। ये नहीं कि एकदम दिखते ही करें, लेकिन कीड़ा अगर बढ़ गया और बहुत बढ़ गया उसके बाद करें तो फिर जो नुकसान हो चुका है वो तो हो चुका है। जी तो समय से कीट नियंत्रण का या बीमारी नियंत्रण का काम करें। जी। तो संदीप जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों से फिर से एक बार निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो आप अपना पूरा नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन और अपना सवाल, और अगर कोई रोग या कीट लगा है आपके फसल में तो उसकी तस्वीर ज़रूर भेजें, जिससे कि हम समय पर आपको आपकी उपयुक्त जानकारी दे पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, धनंजय जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में रहते हैं, और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो धनंजय जी बात कर रहे हैं? जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी जी नमस्ते सर। सर, आपका सवाल आया था, जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पूछे अपना सवाल। मैं बकरी के बारे में अपना सवाल पूछा था सर, जी कि किस नस्ल की बकरी सर कहाँ पे मिलेगी और दूध अच्छा कौन सी देगी? अच्छा धनंजय जी, जी सर। दो किस्म नस्ल मैं आपको बता रहा हूँ, आप जी। चुनाव करें कि कौन सा लेना है। जी एक तो है जमुना पारी बकरी,
जमुनापारी, और दूसरी है बर्बरी। जी तो बर्बरी जो किस्म है वो दूध और मांस दोनों के लिए है, जी और उस में प्रजनन भी काफ़ी तेज़ी से होता है दूसरी बकरी के मुकाबले। ठीक है। अच्छा, ये आपने कहा कहाँ मिलेगी, जी सर। तो अपने यहाँ पशुपालन विभाग से जनपद में संपर्क कर लें, अन्यथा मथुरा के पास मखदूम एक जगह है जहाँ हमारा बकरी का रिसर्च सेंटर है, जी ICAR का। तो वो सबसे बड़ा केंद्र, अनुसंधान का केंद्र बकरी का वहीं मथुरा के पास मखदूम में है। वहाँ ये लोग बकरी भी देते हैं और प्रशिक्षण की सुविधा भी है वहाँ। अगर वहाँ संपर्क कर लेंगे तो मिल जाएगा। जमुनापारी भी वहाँ मिल जाएगी, या फिर बरेली के पास जो इज्जत नगर है वहाँ पर भी जो हमारा वेटरनरी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर संपर्क कर लें, वहाँ से भी मिल सकती है। तो बर्बरी चूँकि एक नई नस्ल है, बाकी तो जो दूसरी नस्लें हैं जमुनापारी वगैरह ये तो क्षेत्र विशेष में भी पाई जाती हैं, तो इनके क्षेत्र से लानी पड़ेगी। अन्यथा ये प्रजनन केंद्र जहाँ है वहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ से लेंगे जो संस्थान है तो आपको नस्ल सही शुद्ध नस्ल मिलेगी। जी सर, कोई और सवाल? नहीं सर। जी थैंक यू सर। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर्स से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ये आपसे जानना चाहते हैं कि प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स और पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड मूली फार्मिंग के लिए। सबसे पहले तो ग्रीन टीवी को बधाई कि आप देश में ही नहीं विदेश में भी उतने ही रूप से लोग आपको सुन रहे हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हमारे एक्सपर्ट देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना सवाल पूछते हैं। हाल ही में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आया है सुमित जी का। सर ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा चैनल जो है वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपसे जानना चाहते हैं कि प्री इमर्ज हर्बिसाइड्स और पोस्ट इमर्ज हर्बिसाइड मूली फार्मिंग के लिए जो है वो कौन, इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। साथ ही में ये केमिकल प्रोग्राम इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के लिए भी जानकारी चाहते हैं, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो ग्रीन टीवी को बधाई कि आप देश में ही नहीं विदेश में भी उतने ही रूप से लोग आपको सुन रहे हैं। जी जहाँ तक ये हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक, हर्ब कोई भी झाड़ी या पौधा, खरपतवार वो है जो अनावश्यक पौधे हैं खेत में। जी जैसे गेहूं में अगर गुल्ली डंडा हो जाए तो वो खरपतवार हो गया। जी तो जो हम फसल उगा रहे हैं वो उसके अलावा कोई पौधा है जो आवश्यक नहीं खेत में, वो खरपतवार है जी। और उसको नाश करना है, क्योंकि जो हमें उपज मिलेगी उसमें उसकी मिलावट होगी और उसके गुणवत्ता पे प्रभाव होगा। और खरपतवार खुराक और पानी और प्रकाश तीनों के लिए प्रतियोगी बनते हैं जो मुख्य फसल है उनके, तो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। जो खुराक आपने दी है, खाद दिया है फसल के लिए, वो खरपतवार लेके भाग जाते हैं तो उनको हटाना ज़रूरी है। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा है प्री इमर्जेंस पोस्ट इमर्जेंस, इमर्जेंस का मतलब है अंकुरण से पहले, अंकुरण जर्मिनेशन हुआ और इमर्ज करना है यानी ज़मीन से निकलने से पहले हमने बुआई कर दी किसी फसल की और उसका अंकुरण हो रहा है ज़मीन में, लेकिन ज़मीन से बाहर जब वो अंकुर निकलेगा उससे पहले हम कोई दवा छिड़कते हैं तो वो प्री इमर्जेंस है। पोस्ट इमर्जेंस यानी अंकुरण के ये बाद में। प्री इमर्जेंस ये बड़े जो खरपतवार नाशी हैं, ये एक तरह से विशेष तौर से कोई चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हैं या सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उनके लिए विशेष तौर से होते हैं कि जिससे सभी पौधे मरें तो फसल भी मर जाएगी। तो हर फसल में कुछ कुछ हम एक जिसे कहते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड विशेष तौर से करना है, कौन से डालना है और कब डालना है। दूसरी है टाइफ्लोरोलिन,
ये भी इसकी मात्रा भी 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर है। जी तो ये भी प्री इमरजेंस के लिए है। एलाक्लोर एक और नाम है जी जिसको, तो कई ऐसे ब्यूटाक्लोर हो सकता है, मेटालाक्लोर हो सकता है। तो ये सारे प्री इमरजेंस हर्बिसाइड हैं, जी। ये काम में लें। पोस्ट इमरजेंस भी हैं मूली के लिए, पर ये ज़्यादा नहीं है। सेथोसेक्सडीम एक और दवा है, तो जी। उसका 800 ग्राम प्रति हेक्टर की मात्रा लगेगी। जी तो ये इनको देख लें बाज़ार में किस नाम से मिल रहे हैं, लेकिन इन नामों को ध्यान में रखना ज़रूरी है और मूली के लिए कर सकते हैं। तो सुमित जी, आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। आपका भी धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं खेतीबाड़ी या पशुपालन से जुड़े हुए कोई भी सवाल, तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।